जो सेकंड फेज है एक तरीके से वो तृणमूल का गढ़ है। वो क्यों? क्योंकि 142 सीटों पर दूसरे चरण में वोट पड़ने वाले हैं। 3 चुनावों का गणित मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह है 2019 का लोकसभा चुनाव। वैसे तो लोकसभा की सीटों पे चुनाव हुआ था, लेकिन जब उस लोकसभा को आप असेंबली में कन्वर्ट करते हो तब तृणमूल 105 सीटें जीती सेकंड फेज में, बीजेपी 37 सीटें। याद रखिएगा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा था। उसके बावजूद फेज 2 सीट्स में तृणमूल की थी 105, बीजेपी की थी 37। 2021 का जो असेंबली इलेक्शन था उसमें तृणमूल की 123 सीटें थी 142 में से, और बीजेपी की थी केवल 18। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, जब हम लोकसभा लीड्स को असेंबली में कन्वर्ट करते हैं, तब तृणमूल की थी 115 और भाजपा की थी केवल 27। यानी कि जिन सीटों पर 29 अप्रैल को वोट पड़ने वाला है वहां पर तृणमूल स्टार्टिंग पॉइंट पर बीजेपी से बहुत आगे है। अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट फेज के इलेक्शन से, तब आप देखेंगे कि वहां पर टक्कर थोड़ी बराबर की थी। वहां पर तृणमूल फिर भी आगे था, लेकिन इतना नहीं। 2019 के चुनाव में तो बीजेपी आगे थी, 84 सीटें बीजेपी की थी, 59 तृणमूल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2021 के चुनाव में तृणमूल आगे थी 92 बनाम 59, बीजेपी की थी 59, 92 टीएमसी की। 2021 में 2024 के चुनाव में तृणमूल थी 77 फर्स्ट फेज में और बीजेपी की 63। यानी कि बराबर का मुकाबला था, बराबर की लड़ाई थी फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से तृणमूल ने बढ़त बना ली थी, क्योंकि वो सीटें दक्षिण बंगाल की तृणमूल का गढ़ मानी जाती हैं। एक स्ट्राइक रेट एनालिसिस करते हैं जो कि आपको दिखाएगा कि इन 142 सीटों में तृणमूल ने, जैसे आईपीएल में बैट्समैन बैटिंग करते हैं धड़ाधड़, यहां पे स्ट्राइक रेट तृणमूल का बहुत स्ट्रांग है। 74% था स्ट्राइक रेट तृणमूल का। ये जो हरी लकीर है वो तृणमूल की है। 74% स्ट्राइक रेट था 2019 के लोकसभा चुनाव में, 87% था 2021 के असेंबली इलेक्शन में, और 81% था 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसकी तुलना में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 24 में था केवल 19%, 21 में था 13%, 19 में था 26%। यानी कि अगर जीतना है तो बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ाना होगा और टीएमसी के स्ट्राइक रेट को नीचे खींचना पड़ेगा। क्या ये संभव है? जो अब तक हमने डेटा देखा उससे साफ ये हो जाता है, कंचन गुप्ता, कि सेकेंड फेज में चुनाव हो रहा है प्रेसिडेंसी के इलाके में, दक्षिण पश्चिम बंगाल में, और यह है तृणमूल का दीदी का गढ़। जब तक भाजपा इस इलाके में जीतने का कोई तरीका नहीं खोजती, तब तक बीजेपी के लिए जीत पाना बड़ा मुश्किल है। कंचन, नमस्ते राहुल, धन्यवाद मुझे आपने आपके शो पे बुलाया। देखिए, ये जो बार बार कहा जाता है ये दीदी का गढ़, भाईपो का गढ़, ये सब इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक समय ये जो था, ये इसको लालगढ़ कहा जाता था, सीपीएम का गढ़ था। अब सीपीएम गई तो वहाँ पर टीएमसी का गढ़ बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि 15 साल बाद आज फिर से पाशा बदलने वाला है, और जो है यहाँ पर टीएमसी का रिजल्ट जो आएगा, नतीजा जो आएगा, वैसा गए सालों जैसा नहीं होगा। दूसरी बात है कि आप आंकड़े जो भी दिखा लीजिए, कोई भी चुनाव, केवल पश्चिम बंगाल का ये चुनाव नहीं, कोई भी चुनाव केवल आंकड़ों के आधार पर उसका नतीजा तय नहीं होता है। उसमें सेंटिमेंट्स होते हैं, उसमें इमोशन होता है। और पश्चिम बंगाल में जो है, हम लोग इसका एक हमारा एक शब्द है इसके लिए, कि ये जो सेंटिमेंट जो है, ये जो एक जो भावना है, वो जब ऊपर से आ जाता है तब कुछ भी हो सकता है। 2011 में यही इलाका था जहां टीएमसी ने काफ़ी सीटें जीती। तो 2011 में अगर टीएमसी जीत सकती है तो आज 2026 में भाजपा क्यों नहीं जीती? क्योंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है। मैं वोट शेयर के आंकड़े दिखाता हूं सेकंड फेज के। कंचन गुप्ता कह रहे हैं कि आंकड़े इतना मैटर नहीं करते, लेकिन अगर वोट शेयर पे नजर डालें, क्योंकि आखिरकार चल तो रहा है आईपीएल का सीजन, और ऐसे में वोट शेयर में अगर गैप बहुत ज्यादा हो तो बाजी को पलट पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं आपको 142 सीटें जो है फेज 2 की, उसमें दिखाता हूं कि तृणमूल और बीजेपी में वोट शेयर में गैप कितना है। सेकेंड फेज में 2019 में जो गैप था वो 8% वोट का था। तृणमूल के थे 47% वोट, भाजपा के थे करीब 39% वोट, तो 8% से ज्यादा का गैप था 19 के चुनाव में। 2021 के चुनाव में गैप हो गया 13% का।
तृणमूल के थे 39% वोट, भाजपा के 36%, 13% का गैप था। यहाँ पे तृणमूल के 24 में करीब 39% वोट थे, 49% वोट थे, और बीजेपी के थे करीब 37% वोट, 12% का गैप। अगर पूरे राज्य में देखें तो गैप इतना नहीं था। स्टेट का एवरेज था 3% का वोट शेयर गैप, फेज 2 में गैप था 8.3%। 2021 के चुनाव में पूरे राज्य में था 10% का गैप, फेज 2 का गैप था 13% का, यानी फेज 2 का गैप हर चुनाव में। 2024 के चुनाव में ओवरऑल गैप था केवल 7% का, फेज 2 पे गैप था करीब 12% का। निरंजन मुखोपाध्याय, पिछले चुनाव में अगर 12% का वोट शेयर गैप हो, यानी कि इन 142 सीटों पर जीतने के लिए करीब 6% का स्विंग लगेगा, मतलब 6% वोटरों को तृणमूल से छट के बीजेपी की तरफ आना होगा, तब बीजेपी यहां कमाल कर सकती है। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो सेकंड फेज में है वहाँ पे बीजेपी को काफ़ी अच्छा स्विंग लेना पड़ेगा अपने तरफ, तभी वो अपने सीटें बढ़ा पाएंगी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक दूसरे किस्म के आंकड़े आपको पेश करना चाहता हूँ। एक मज़ेदार बात जो हमको बंगाल के बारे में देखने को मिलती है कि 1977 के बाद से जो भी चुनाव जीता है वो 2/3 मेजॉरिटी से जीता है, और जो हारने वाली सबसे बड़ी पार्टी रही है उसको 100 का आंकड़ा पार करने का मतलब चांस नहीं मिला। और मज़ेदार बातें ये हैं कि हर बार 77 के बाद से एक जो पार्टी इनकम्बेंट सरकार को हराई है वो सिंगल पार्टी नहीं रही है, वो हमेशा अलायंस में रही है। एक और चीज़ देखने को मिलता है कि लेफ्ट फ्रंट 1977 में और तृणमूल कांग्रेस 2011 में वो जो चुनाव जीते वो नंबर 1 पोजीशन असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के बाद जीत पाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारण से जीत पाती है, जैसे कंचन जी बोल रहे हैं, तो बीजेपी को 3 लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल ट्रुथ्स को ओवरटर्न करना पड़ेगा। नंबर 1 कि सिंगल पार्टी, बीजेपी सिंगल पार्टी है, किसी के साथ अलायंस में नहीं है। दूसरा ये है कि पिछले लोकसभा में नंबर 1 पार्टी नहीं थी, नंबर 2 पार्टी। अब बेसिकली अगले चुनाव तक ठाल रहे हैं इनको कि मतलब अगले चुनाव में आएंगे, इस बार नहीं होगा। तीसरी जो बड़ी बात जी, कि कोई लोकल लीडर सीएम फेस के तौर पे बीजेपी का नहीं है जिसने लंबे समय से जन आंदोलन किया है। अगर लेफ्ट फ्रंट ने 77 में जो पावर गेन किया था तो ज्योति बासु बहुत लंबे समय से। जी 12% का अगर वोट शेयर गैप हो फेज 2 में, उसको बदलना आसान काम नहीं है। 6% वोटरों को ममता का साथ छोड़ के बीजेपी की तरफ आना पड़ेगा, तभी बीजेपी सेकंड फेज में कमाल कर सकती है। देखिए राहुल, मेरे हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो हम सेकंड फेज और नंबर 1 फेज जो पहला फेज है, दोनों को मिला के ही देखना पड़ेगा। ये तो निश्चित सी बात है कि सेकंड फेज में ममता ऊपर रहेगी, और जैसा कि निरंजन जी ने कहा 2/3 वाली बात, मैं भी ये मानता हूं कि अगर ये नहीं मान रहे, जो बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए जब पश्चिम बंगाल में हवा चलती है तो एक तरफा चलती है। मैं यही कहने जा रहा हूं कि अगर इसलिए मैंने कहा दोनों फेज को मिला के देखना होगा। अगर ये एंटी ममता वेव है, शब्द है वेव, मतलब एकदम अंदर है, तूफान है, तब तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और वरना वैसे तो आप आजकल के जमाने में तो चमत्कारी नतीजे आ रहे हैं, तो उसका मैं नहीं कह सकता। अजीत झा, अगर आंकड़ों की नजर से देखा जाए तो जो दूसरा फेज है चुनाव का, वो बीजेपी के लिए मुश्किल है, तृणमूल का गढ़ है। लेकिन एक बार जैसे कंचन दा बोल रहे, केमिस्ट्री बन जाती है, हवा बन जाती है, तब कुछ भी हो सकता है। राहुल, ये जो 142 सीट जो है ना, इसमें 2 तरह के एरियाज हैं। एक है जो कलकत्ता के इन एंड अराउंड प्रेसिडेंसी का जो एरिया, प्रेसिडेंसी का इलाका, और दूसरा है डीप साउथ, सुंदरबन और साउथ 24 परगना। तो मैं कहूँगा कि जो ये शहरी इलाका जो है, वहाँ पर बीजेपी का कैंपेन जो है वो बिल्कुल बदल गया है। वो फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं कि भाई जो ट्रांसपोर्ट का जो स्पीड है सो 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शहरों में देखिए तो लोग जो है ना दुखी हैं। कलकत्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राम पुराना, बस पुराना, रोड पतले पतले गली, तो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कलकत्ता में दोस्तों से बात कीजिए, जाके देखिए, तो लोग दुखी रहते हैं। तो उस पर वो फोकस कर रही है। वहां पे उतना ज्यादा फोकस घुसपैठी पर गैप नहीं भी है। सबसे ज्यादा है।
देखिए उन दक्षिण बंगाल आज तक की कभी कोलकाता भाजपा के जीती नहीं है 21 कलकत्ता सीटों में गैप भी बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे कंचन गुप्ता ने कहा कि 2011 में तृणमूल कहाँ थी, जब हवा चलती है तो एक तरफा चलती है। अब सवाल यही है मनोज्ञा कि क्या ये वो चुनाव है जब एक तरफा हवा चलेगी, या फिर जैसे निरंजन जी ने कहा कि पहले लोकसभा में आगे निकल के आइए, फिर अगले विधानसभा में देखिए, इस बार टिकट नहीं कटेगी बंगाल में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सब लोग अलग अलग फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जो सब डिस्कस कर रहे हैं। कोई टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा है, कोई ओडीआई की बात कर रहा है, लेकिन इस समय बंगाल में आईपीएल चल रहा है। और इसकी मैं 3 बातें कहूंगी जो कॉमन है बेस पर। पहला ये कि दोनों पार्टी आज की तारीख में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस 100 सीट से अपने आंकड़े शुरू कर रही हैं, यानी कि दोनों की बेस लाइन नॉर्थ एंड साउथ मिलाकर आज की तारीख में 100 सीट पर है। और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दोनों की जो बढ़त है और दोनों का जो वर्चस्व है, मिनिमम 100 सीट्स हैं, 294 सीट है, तो अब असली लड़ाई बाकी 94 पे है, या आप कमोवेश कहिए 100 सीट पर है। पर दूसरी बात, दोनों में से किसी भी पार्टी का वोट शेयर 30 से या फिर 35% से कम नहीं हुआ है पिछले 3 चुनाव में। ऐसे में सीट बदल सकती है, आंकड़े बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वोट शेयर नहीं बदला है, और ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि दोनों के पास एक एक बड़ा चेहरा है, भले ही स्थानीय ना हो, लेकिन मोदी से बड़ा चेहरा पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास नहीं है। बाकी सारे राज्यों में भी जो जीत हासिल की गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे की गई है। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास ममता बनर्जी जैसा चेहरा है, जिसको चैलेंज करने के लिए किसी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। पर जब एम फैक्टर की बात होती है ना, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, महिला, मसल, मनी, मोदी और उसके साथ साथ ममता, तो उन सब के बीच में मैं कहूंगी कि ये सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर है जिसने बेसलाइन चेंज कर दी है, वो है एसआईआर। एंड आप यकीन मानिए कि एसआईआर के 91 लाख वोटर के कट जाने से और हट जाने से इस बार सारे वोट के मार्जिन बदल जाएंगे, सारे वोट के आंकड़े बदल जाएंगे और पूरी रणनीति या फिर बेसलाइन बदल गई है। मनोज्ञा चर्चा कर रही हैं एसआईआर की, और फर्स्ट फेज में हमने देखा 92% से ज्यादा वोट पड़ा। ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये जो वोट पड़ा, ये क्या एसआईआर के चक्कर में बढ़ के पड़ा, या फिर ये वाकई में अप्रत्याशित वोटिंग है। तो उस पर एक नज़र डालते हैं। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के वोटिंग परसेंटेजेस आपके सामने रखता हूँ। दक्षिण दिनाजपुर में 2021 के चुनाव में वोट पड़ा था 85%, इस दफ़ा पड़ा है 95%, यानी 10% ज़्यादा। लेकिन एसआईआर से वोट कट गए 13%। अगर आप एसआईआर से जो वोट कटे, जो कि नवंबर में प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उसके बाद चुनाव से पहले कटे, अगर एसआईआर के वोट रहते 2021 के डेटा से फिर अगर हम कंपेयर करते, तब वोट पड़ते 82.6%, यानी 21 से एक्चुअली 3% कम वोट पड़ते, 2.5% कम वोट पड़ते, अगर हम एसआईआर की प्रक्रिया को माइनस कर देते। इसी तरीके से चलिए एक और कोई डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं, हम उठाते हैं बीरभूम। बीरभूम में 85% वोट पड़ा इस बार। अगर हम एसआईआर के नंबर्स को माइनस कर दें, तब 85% ही पड़ता है, तब इस तरह से इतनी बड़ी बढ़त नहीं दिखाई देती। मालदा लीजिए, मालदा में इस दफ़ा 93.4% वोट पड़ा है। 21 के चुनाव में 81.3% वोट पड़ा है। एसआईआर में घटे 9.3% वोटर। अगर आप एसआईआर से जो वोट घटे उनको जोड़ दें वापस इलेक्टोरल रोल में, तब 86.2% वोट पड़ता, यानी कि बढ़ता 5%, लेकिन जितना बढ़ गया, जैसे 12% बढ़ा हुआ दिख रहा है, उतना नहीं बढ़ता, फिर भी बढ़ता करीब 5%। एक और कोई डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं, दार्जिलिंग लीजिए, करीब 76% वोट 21 में पड़ा, 88% वोट इस दफ़ा पड़ा। देखने में लग रहा है कि 12% वोट बढ़ गया, लेकिन एसआईआर में कटे करीब 14.5% वोट। अगर आप 14.5% वोट को वापस डाल देते और फिर कंपेयर करते 2021 से, तो करीब 75.5% वोट पड़ता दार्जिलिंग में। तो एसआईआर वाकई में, जैसे मनोज्ञा कह रही थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब चीज़ों का अगर निचोड़ देखते हैं, 21 से तुलना करते हैं 26 के चुनाव की, तो 21 के चुनाव में वोट पड़ा था फेज़ 1 की सीटों पे 83%। ये है फेज़ 1, जो कि उत्तर और पश्चिम बंगाल में जो वोट पड़ा। इस दफ़ा दक्षिण में है, दक्षिण में चुनाव है। पहले फेज़ में 83% वोट पड़ा, 26 में 92.3% वोट पड़ा। कहने के लिए लग रहा है कि आपका 9% वोट बढ़ गया, लेकिन 9% तो एसआईआर के चक्कर में भी कटा, 9.2। अगर आप एसआईआर के नंबर को जोड़ देते और फिर आप तुलना करते, तो वोट पड़ता करीब 83.2%, यानी मोटा मोटा उतना ही वोट है। लेकिन चूंकि एसआईआर ने जैम रिग, इतना बड़ा जो डेड वोटर्स हैं, बोगस वोटर्स हैं, फर्जी वोटर हैं, उनके आपने संख्या घटा दी, इसलिए इतना वोट बहुत कम, त्रिपुरा में एक दफ़ा इससे ज़्यादा वोट पड़ा था,
लेकिन 92.3% वोट बहुत बड़ी वोटिंग है फेज 1 की। हमारे व्यूअर्स को स्पष्ट कर देते हैं। 2021 के हिसाब से, ठीक है, अगर एब्सोल्यूट नंबर मतलब पूरी संख्या की हम बात करें तो 7.7% वोट बढ़ा है, लेकिन वो 2021 के हिसाब से बढ़ा है। ये हम बात कर रहे हैं नवंबर 2025 में जो फाइनल रोल उपलब्ध था और जिस पर SIR लगा, मतलब राहुल और डेटाफाई टीम जिस चीज का जवाब दे रही है वो उस प्रश्न का जवाब है कि अगर वो SIR ना लगा होता तो आज की तारीख में अगर उतने ही वोटर वोट डालते जिन्होंने 23 अप्रैल को डाला है तो टर्नआउट की संख्या क्या होती, ये उस सवाल का जवाब है। बहुत जगह एक कंफ्यूजन लगा रहता है 7.7 2021, तो हम दोनों जवाब सही है, लेकिन ये जवाब किसी और प्रश्न का है कि अगर SIR ना लगा होता तो इतने वोटरों से कितना परसेंट टर्नआउट होता, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली 83% है। तो एक चीज बहुत स्पष्ट होती है, अगर वो आंकड़ा 83 है और पिछली बार का भी लगभग आंकड़ा उससे 0.1 या 0.2 कम है, मतलब वो भी 83 ही है, तो SIR में जो कटा है वो जेन्युइन फ्लैग कटा है। द जेन्युइन वोटर हु शुड हैव बीन बोगस और नॉट एग्जिस्टिंग हैज बीन कट, और एटलीस्ट द वोटिंग लिस्ट हैज गॉट बैक टू एन ऑर्डर वेयर इट इज गिविंग नियरली द सेम अमाउंट ऑफ टर्नआउट। तो ये अपना मुद्दा है। बहुत बड़ा फर्क है, छोटा फर्क नहीं कंचन गुप्ता, क्योंकि जैसे जयमृग कह रहे हैं कि चर्बी हट गई, ऐसा अगर माना जाए कि ज़्यादातर जो बोगस वोटर्स थे, छापामारी वोटर्स थे, क्योंकि तंत्र वहाँ पर तृणमूल का है, अगर उनका शासन होने के चक्कर में फ़ायदा उनको ज़्यादा हो रहा था, वो जब 9% वोट हट जाता है तो चुनाव का पूरा समीकरण उसी से बदल सकता है। जी हाँ, बदल सकता है और बदलेगा भी। अभी जो आप संख्या बता रहे थे, यहाँ पर जो डेटा दे रहे थे कि इतना 2021 में इतना गैप था और 2026 में फिर कितना गैप होना चाहिए या होगा, अगर आप उसके वोटर लिस्ट से जो लोगों का नाम हटाया गया है, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी करीब 25,000 या 26,000 ऐसा कुछ नाम घटा है वहाँ पर, तो ये जो नाम थे एसेंशियली, अब लोगों में ये भी कंफ्यूजन है जब हम लोग कहते हैं नाम हटाया गया है, ये किस लॉट में हटाया गया। जो फर्स्ट रिवीजन था उसमें जो नाम हटे 40-45 लाख जो भी नाम हटे, और सेकंड राउंड में स्क्रूटिनी पर जो नाम हटे, फर्स्ट राउंड के जो नाम घटे थे हटाया गया था, वो हैं लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जो अब वहाँ पर रहते नहीं हैं या पश्चिम बंगाल छोड़ के किसी और राज्य में चले गए हैं रोजी रोटी के लिए, और अब तक जो है तृणमूल मज़े लेकर उनके नाम की वोट तृणमूल अपने कैंडिडेट के लिए डालती थी।